दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस स्पिरिचुअल चैनल पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सृष्टि की संरचना के बारे में। दोस्तों मेरा जो लास्ट के जितने भी वीडियो हैं, मैंने उसमें सब सारे वीडियोज़ में सृष्टि की संरचना को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया है, जो कि पुराणों में संकलित किया गया है। यानी पुराण हमारे जो अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण है, उसमें बहुत ही सरल तरीके से सृष्टि की संरचना के बारे में बताया गया है। और उसमें कई सारे ऋषियों की श्रृंखला के बारे में बताया था, जिनका योगदान है उस सारे ज्ञान को अर्जित करके उनके ऊपर अपना उनका जो भी अनुभव था उसको उन्होंने अर्जित किया और उन सभी पुराणों में उसको संकलित किया है, जिससे कि उसका ज्ञान और एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक विस्तार किया है, जिससे कि उसका ज्ञान का विस्तार हो सके और वो ज्ञान उन ऋषियों तक पहुंच करके एक सामान्य जनजाति तक भी पहुंचे। यानी मानव जो मानव हैं, जो सामान्य तरीके से जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, उन तक ये बात पहुंचे, जिसकी वजह से वो अपने मूल स्रोत को समझ पाए, अपने मानव तत्व को समझ पाए, इस सृष्टि की संरचना के बारे में समझ पाए और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाए, अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके सहज तरीके से। और इस बात की को भी जान पाए कि उनका जो मूल स्रोत है वो क्या है और ईश्वर से उनकी आत्मा किस तरीके से जुड़ी है। इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से, बहुत सरल तरीके से अपने अनुभवों को इन पुराणों में संकलित किया है। पर दोस्तों अगर आप पुराण के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो मानव शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पंच तन्मांत्र से बना हुआ है। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, उसके बारे में बताया गया है। जो तन मात्र है यानी रस, रूप, शब्द, गंध, ये सारी इंद्रियां, इन सब से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना है। लेकिन ये करोड़ों साल पहले ही स्थापित कर दी गई थी। उसके कुछ सालों के बाद में एक साइंटिफिक थ्योरी दी गई थी, जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट का योगदान है, कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर मानव शरीर पंच तन्मात्रों से मिलकर के बना है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव किए गए। उसमें जो मानव शरीर है वो 6 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन। और ये एलिमेंट्स जो करोड़ों साल पहले हमारे जो सितारे यानी गैलेक्सीज बने थे, इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना है। यानी उन्होंने साइंटिफिकली इस बात की पुष्टि की है कि जो मानव शरीर है, यानी जो हमारा तत्व है, वो ब्रह्मांड से अलग नहीं है। यानी ब्रह्मांड में बहुत पहले ही सारे गैलेक्सीज, तारे और जो उनकी धूल के कण हैं, उन सभी में ये सारे तत्व पहले से ही प्रेजेंट थे। उन्हीं से मिल करके इन सारे तारों की या गैलेक्सीज की उत्पत्ति हुई है। और उसी से जब मानव शरीर बना है तो मानव शरीर में भी वो सारे तत्व पाए जाते हैं। और इसके बाद क्वांटम थ्योरी दी गई थी दोस्तों, वो एक अलग ही एक गहन विषय है। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले बिग बैंग थ्योरी की, जो कि साइंटिफिकली इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है वो एक सिंगुलैरिटी यानी एक बिंदु से हुई है, एक एक शून्य से हुई है। और उस शून्य से किस तरीके से विस्फोट होता है और उसका एक्सपेंशन हुआ है, किस तरीके से वो एक्सपैंड किया है। तो आइए दोस्तों, जहाँ हम जिस आकाश के नीचे आज बैठे हैं और जिस पृथ्वी पे खड़े हैं, उसके पीछे के साइंटिफिक तथ्य को समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बिग बैंग थ्योरी का सिर्फ नाम लिया है, लेकिन आज हम उसे डिटेल से समझेंगे कि इसमें किन वैज्ञानिकों का योगदान है और उन्होंने किस किस तरीके से अपने अपने क्या तथ्य प्रस्तुत किए कि उन्होंने इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझा पाए हैं और इस जो ब्रह्मांड की यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसको किस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है और मानव जाति पे इसका किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा उस बात को भी समझाया है। क्योंकि साइंस भी ये बात मानता है, उन्होंने साइंटिफिकली भी इस बात की पुष्टि की है कि मानव जो जाति है उसे अपने मूल स्रोत का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उन सभी का प्रभाव हमारे मानव शरीर पे पड़ता है, हमारे मानव मन पे पड़ता है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ता है, जिसका जो आध्यात्मिक पुष्टि की गई है उसी को साइंस में कन्वर्ट करके उस बात को एक्सप्लेन किया गया है बिग बैंग थ्योरी में, जिससे कि मानव यानी जो मनुष्य है वो इस बात को साइंटिफिकली भी इस बात को समझ पाए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी बिग बैंग लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, गर्म और डेंस पॉइंट में समाया हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो कि यहाँ से शुरू होकर आज के विशाल रूप में फैला हुआ है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने जो पुराणों में जिस तरीके से अग्नि पुराण में इस बात की पुष्टि की गई थी कि शिव जी के मन में ये विचार आया था कि मैं आज एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊं, तो बिग बैंग थ्योरी भी इसी बात की पुष्टि करता है कि जो ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है उसका जो
उत्पत्ति हुई है वो उसी एक बिंदु से हुई है, सिंगुलैरिटी, उन्होंने सिंगुलैरिटी का नाम दिया और सिंगुलैरिटी से डुअलिटी की तरफ आया, यानी द्वैत से अद्वैत की तरफ आया, एक से अनेक अनेक की तरफ आया। वो ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रहा है, वो ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। सबसे पहले सिर्फ एक एक परमाणु था जिसमें तेज विस्फोट होता है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में वो उस ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांड पूरी तरीके से विस्तारित होता है, जिसमें क्वांटम थ्योरी भी, इसमें क्वांटम थ्योरी भी लगाई गई है, लेकिन वो एक अलग विषय है। जिसमें बिग बैंग थ्योरी में इसमें आगे बताते हैं कि जिस तरीके से पुराणों में हमारे जो ऋषि हैं उसमें उनकी जो श्रृंखला बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने ज्ञान का विस्तार किया है, तो बिग बैंग थ्योरी में भी एक वैज्ञानिक नहीं थे, केवल एक साइंटिस्ट नहीं थे, इसमें कई सारे साइंटिस्टों का योगदान है, इसमें कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है जॉर्ज लेमेत्रे, यानी 1927 में लेमेत्रे ने सबसे पहले यह प्रस्ताव दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और उसकी शुरुआत एक आदिम परमाणु यानी प्राइम एवल एटम से हुई थी। उन्हें बिग बैंग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो बिंदु था वो एक जो बिंदु था उसका टेम्परेचर यानी उसका जो डेंसिटी था वो बहुत ज़्यादा था, यानी वो सिर्फ एक एटम था जिसमें विस्फोट होता है और एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो बिखर जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जो कि आज भी विस्तारित हो रहा है। उसके बाद एडविन हबल आते हैं। 1929 में हबल ने दूरबीन से देखा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने हबल का नियम दिया, जिससे साबित होता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि फैल रहा है। तो दोस्तों जो मानव शरीर है वो भी एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक उसी ब्रह्मांड के एक छोटे से टुकड़े के रूप में है, जिसमें कि कंटिन्यूअस विस्तार हो रहा है। हमारा मानव मन भी कंटिन्यूअस विस्तारित हो रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, इसलिए मानव शरीर भी, मानव मन भी विस्तार कर रहा है। और ये बात साइंस भी समझाता है कि जो हमारी आत्मा है, जो कि स्वतंत्र है, जो कि उसी परम चेतना का हिस्सा है, जिसका मूल कार्य ही है विस्तृत होना, विस्तारित होना, एक जगह संकुचित होना नहीं है। और आध्यात्मिक मार्ग भी हमें यही बात समझाता है कि हमारा जो मन है, जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि मानव जो शरीर है वो अलग है और जो आत्मा है वो उस परम चेतना का हिस्सा है, जिसका की काम है स्वतंत्र होना, जिसका काम है विस्तारित होना। जॉर्ज गेमो ने बताया, उन्होंने 1940 के दशक में बताया कि यदि ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई है तो आज भी अंतरिक्ष में गर्मी की गूंज बची होनी चाहिए। इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो है ऑर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन। उन्होंने गलती से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की, जो कि बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक बिग बैंग कोई एक धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष यानी स्पेस का बहुत तेजी से हुआ फैलाव था। शुरुआत में सिर्फ ऊर्जा थी। जैसे जैसे ये ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ऊर्जा ने पदार्थ यानी मैटर का रूप ले लिया। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल बने और फिर हाइड्रोजन, हीलियम और अंत में तारे और गैलेक्सीज बने। दोस्तों ये यहाँ पे क्वांटम थ्योरी लगती है, जिसमें कि बताया गया है, और बिग बैंग थ्योरी में भी बताया गया था कि सबसे पहले सिर्फ एक ऊर्जा थी, सबसे पहले एक शुद्ध चेतना थी, जिसमें कि विस्फोट होता है, यानी एक परमाणु यानी एक एटम था जिसमें कि विस्फोट होता है, और यही एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर आप मानव शरीर देखोगे तो हमारा पूरा मानव शरीर ट्रिलियंस ऑफ छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। अगर आप एक सेल को पकड़ के चलते हो, अगर आप ह्यूमन बॉडी को ब्रेक कर दो, इतने बड़े ह्यूमन बॉडी को अगर आप ब्रेक कर दो और केवल एक सेल को पकड़ो, तो वो इतना छोटा है, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि उसके अंदर की जो न्यूक्लियस है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, अगर आप उस लेवल पे देखोगे तो वो बहुत ही सूक्ष्म है। यही वो सूक्ष्म ऊर्जा है जिसके बारे में, जिसको उन्होंने सब एटॉमिक कहा है। यही वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो कि उसी परम चेतना का हिस्सा है, उसी एटम यानी परम ऊर्जा, परम चेतना, पर ब्रह्म, जिसका कि जो एक बड़ा एक जो एटम जिसे कहा गया, और उस जब वो विघटित होता है, यानी जब वो टूटता है तो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाता है। यानी मानव शरीर का जब आप सेल्स को आप डिवाइड कर दो तो उसमें सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल ही बचता है, जो कि कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, कंटिन्यूअस विस्तारित हो रहा है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गुब्बारे की कल्पना करें जिस पर छोटे छोटे बिंदु बने हैं। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। ये आज भी एक मिस्ट्री है दोस्तों, कि जो परम तत्व है, जिस बिंदु या शून्य की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या था और इस शून्य का अस्तित्व कैसे आया, ये आज भी रहस्य है। ये आज भी एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है, जिस पे मनुष्य अभी भी काम कर रहा है, जो कि प्रकृति ने उसे छुपा रखा है, उसे विक्षेप कर रखा है, जिसकी वजह से मनुष्य जिज्ञासु बना रहे। ये हमारी प्रकृति की देन है, उस आदि शक्ति यानी उस ऊर्जा की देन है,
और आध्यात्मिक मार्ग पर अब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर इस बिग बैंग थ्योरी का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या महत्व है। आध्यात्मिक नजरिए से बिग बैंग सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि एक से अनेक होने की प्रक्रिया है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिग बैंग थ्योरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक सिंगुलैरिटी से ड्युअलिटी की तरफ, यानी एक बिंदु था जो कि अपने कई करोड़ रूपों में विघटित होती है, कई करोड़ रूपों में वो विस्तारित होती है, जिसमें आध्यात्मिक मार्ग पे भी हमें यही बात सीखने को मिलती है और साइंस भी हमें इसी बात की पुष्टि करता है। इसमें सबसे पहला आता है अद्वैती वननेस को समझाना, यानी बिग बैंग भी बताता है कि सब कुछ एक ही बिंदु से निकला है और इसका मतलब है कि आपके शरीर के परमाणु यानी एटम्स और दूसरे किसी सितारे के परमाणु एक ही स्रोत से आए हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी बॉडी के एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको 6 एलिमेंट्स बताए थे, उसी एलिमेंट से हमारे सितारे और गैलेक्सीज भी बने हुए हैं, यानी ये एलिमेंट्स ब्रह्मांड में भी प्रेजेंट है और उसी एलिमेंट से ये मानव शरीर बना है। यानी जब इस ग्रहों में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है या फ्लक्चुएशन होता है उनकी फ्रिक्वेंसी पे, तो मानव शरीर यानी मानव मन पे इसका बहुत बहुत ही गहरा असर पड़ता है, बहुत ही गहरे स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मानव जो विस्तारित वो होगा नहीं होगा। हर एक प्रत्येक मनुष्य का जो ग्रह है वो अलग है, उसका प्रकृति अलग है, हर मनुष्य का जो नेचर है वो अलग है, क्योंकि जब उसका जन्म होता है, जो जिस कॉन्स्टलेशन में हुआ है, जिस ग्रह में, यानी जिस ऊर्जा उस समय जो भी ऊर्जा सक्रिय होती है, उस के प्रेजेंस में जिस मनुष्य का जिस तरीके से जन्म होता है, उसी तरीके से उस ग्रह का का प्रभाव उस मानव शरीर के, उस मानव मन पर पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे मन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मन ही सबसे पहला बुद्धि, मतलब मन बुद्धि, यानी सबसे पहला प्रथम जो तत्व अस्तित्व में आया था वो बुद्धि है, वो आपका मन है, उसके भाव आता है। तो मन अगर अच्छा नहीं है, मन अगर सकारात्मक नहीं है, तो आपके भाव सकारात्मक नहीं रहेंगे और आपकी की जो ऊर्जा है वो भी सकारात्मक नहीं रहेगी और आपकी लाइफ में कई सारे टर्बुलेंस आते हैं, उसकी वजह से नकारात्मक चीज़ें आती हैं, नकारात्मक सोच आता है और हमारे मन में चिंताएं बढ़ती हैं, कई सारा हमारे मन में ईर्ष्या आती है, कुंठा आती है और ये सारी नकारात्मक जो भाव है वो हमारे मन पे आता है, हमारे मन में हमें ये बात घर कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और आपका विस्तार होने में ये बहुत बाधा उत्पन्न करती है। आध्यात्मिक मार्ग हमें यही चीज, हमारे मन को सबसे पहले शांत करना सिखाता है। आध्यात्मिक मार्ग पे जो लोग चलते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से मन का शांत होने की वजह से आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो मानव शरीर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है कि चेतना का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जागृति में आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है। पहले आप खुद को सिर्फ एक शरीर या नाम तक सीमित मानते थे, छोटा बिंदु, लेकिन जागृति के बाद आप पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, यानी अनंत विस्तार आपको महसूस होता है। दोस्तों, ये बात साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो आपका ये आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि इसमें जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, क्योंकि आप एक अपने आप को सबसे पहले तो आप संकुचित, आपकी जो सोच है, आपका जो मन संकुचित हो चुका है, जो रूढ़िवादी सोच को हमेशा एक ही रूढ़िवादी सोच को जो फॉलो कर रहा है, जो उस पीढ़ियों को फॉलो कर रहा है, वो अपने मन को संकुचित कर, मानव शरीर उस मन को संकुचित कर लेता है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत डाउन होता है, जिसमें कि वो अपने आप को विस्तार नहीं कर पाता और एक ही जगह पे अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। जो आध्यात्मिक मार्ग हमें हमारे कॉन्शियसनेस यानी हमारी जो हायर चेतना, हमारी जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसको बहुत ऊपर उठाती है। आपकी जो प्राणवायु है, मैंने आपको बताया था कि प्राणवायु किस तरीके से काम करती है, वो एक ऊर्जा है जिससे की वजह से मानव शरीर मूव करता है और उसका स्थिर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उसका आपके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका स्थिर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और वो स्थिरता हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ही पा सकते हैं। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि हमारा मानव शरीर अलग नहीं है, हमारा आत्मा अलग नहीं है, वो ईश्वर का ही एक अभिन्न अंग है, इस ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है, तो आपकी सारी चिंताएं यहीं पे खत्म हो जाती हैं। आपके अंदर का जो अहंकार है, यानी जो अहम का भाव है, वो खत्म हो जाता है और आप उस ईश्वर के साथ एक रूप में आपको वो बात एहसास होता है, इस बात का एहसास होता है कि आप उसी ईश्वर की एक अभिन्न अंग हैं। ये ऊर्जा का खेल है, यानी साइंस ये बताता है कि ये सिर्फ एक ऊर्जा का खेल था। विज्ञान कहता है कि E = mc², यानी पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। अध्यात्म कहता है कि संसार माया है और इसके पीछे की असली शक्ति शिव या चेतना है। साइंस में यानी आइंस्टीन ने भी E = mc² का फॉर्मूला दिया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि ये एनर्जी ये पदार्थ के रूप में संगठित हो जाती है, यानी जो ऊर्जा है, जो बिंदु से जो ऊर्जा का फैलाव हुआ था,
जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जिसमें विस्फोट होता है और उस ऊर्जा का फैलाव होता है। वो एक एनर्जी है, वो एक एटम है जो कि ये संगठित हो जाती है, टेम्परेचर के कम होने की वजह से वो संगठित हो जाती है और एक स्थूल शरीर बनाती है। ये बात साइंस इस बात की पुष्टि करता है और इस बात की पुष्टि पुराण भी करते हैं कि हमारा जो स्थूल शरीर है, जब वो संगठित हो जाता है तो यानी जो पृथ्वी है, वो सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, जिससे की वजह से आपका जो बॉडी यानी जो आत्मा है, उस सघन रूप में जो आत्मा है उस संगठित शरीर में प्रवेश करती है और उसकी उसी वो जो 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 आत्मा है उस शरीर के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करती है। ये बात साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि ऊर्जा सबसे पहले ऊर्जा थी, वो संगठित होती है और एक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी मानव शरीर पदार्थ है, यानी मानव शरीर को उन्होंने पदार्थ के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से बिग बैंग वह क्षण है जब निराकार यानी फॉर्मलेस ने आकार फॉर्म लेना शुरू किया। जागृति का अर्थ आकार के पीछे छिपे उस निराकार को पहचानना है। आध्यात्मिक जागृति में बिग बैंग इस बात की पुष्टि करता है कि पहले कोई आकार नहीं था उस ऊर्जा का, उस परम चेतना का, जिसे हम पर विद्या कहते हैं। उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। उसका उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है, उसका कोई आरंभ नहीं है। वो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है। उसी ऊर्जा से जब वो ऊर्जा विस्तारित होती है तो वो अपना सगुण रूप लेती है, यानी संगठित होती है, यानी वो आत्मा इस मानव शरीर में आकर के एक रूप ले लेती है। बिग बैंग थ्योरी ने भी इस बात की पुष्टि की है और पुराण भी इस बात की पुष्टि करता है, यानी अध्यात्म भी इस बात को मानता है। बिग बैंग ब्रह्मांड का जन्म है और आध्यात्मिक जागृति आपके भीतर उस ब्रह्मांडीय सत्य का पुनर्जन्म है। विज्ञान बाहर की खोज करता है कि कैसे हुआ, अध्यात्म भीतर की खोज करता है कि क्यों हुआ और मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी ने ब्रह्मांड के विस्तार को समझाया है, लेकिन जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है, आपको ये अनुभव होता है कि जो ब्रह्मांड है वो बाहर नहीं है, आपके भीतर है। जो ईश्वर बाहर जिस जिस ईश्वर को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस ईश्वर को आप मंदिरों में जा करके पूजा अर्चन करते हैं, कर्मकांड करते हैं और उतने तक ही अपने मन को सीमित करते हैं, अध्यात्म आपको सिखाता है कि आपका मन संकुचित है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप शांत होकर के अपनी आत्मा पर ध्यान लगाते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप फोकस करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि आपकी प्राण वायु, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा तो आपके भीतर ही है और यही सूक्ष्म ऊर्जा है वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो शिव, वो चेतना, वो प्योर चेतना, जिसको कि हमें जब हम उससे जुड़ जाते हैं, तब हमारी जो पर्सपेक्टिव है, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारे वो बदल जाती है और हमें अनंत संभावनाएं मिलती हैं। यानी साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो ब्रह्मांड जो अभी भी विस्तारित हो रहा है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, ये अनंत है, जिसका कोई अंत है ही नहीं, उसकी पुष्टि करता है। और जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, तब आपको भी इस बात का रियलाइजेशन होता है कि आपने अपने मन को संकुचित कर रखा है एक ही जगह पे, एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूढ़िवादी जो आपकी सोच बनी हुई है। लेकिन जब आप अपने 7 चक्र को बैलेंस करते हैं, जब आप अपने प्राणवायु को की ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, मतलब प्रकृति ने वो क्षमता दे रखी है, जिसके वजह से आप एक नहीं अनेक कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं और अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, अपने अपने जीवन में और खुश रह सकते हैं और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उस पे अलग से एक वीडियो बना सकूँ, उसे और सरल तरीके से आपको बता सकूँ, ताकि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को और सहज तरीके से बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।